तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखी थी जावा की डेफिनेशन, जिसको हम जावा के बज़वर्ड्स भी कहते हैं। एक बार फिर से वो डेफिनेशन आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। जावा इज़ सिंपल, सिक्योर, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनेमिक लैंग्वेज। तो यार इनिशियल थॉट ये था कि जो शुरू के 6 बज़वर्ड्स हैं इनके लिए एक वीडियो आएगी और बाकी के 5 के लिए दूसरी वीडियो आएगी। बट ये 6 बज़वर्ड्स के लिए भी काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी, तो अब डिसाइड ये किया है कि शुरू के 3 बज़वर्ड्स सिंपल, सिक्योर और पोर्टेबल इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट और मल्टी थ्रेड का एक और वीडियो आएगा। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड और डायनेमिक, ये 5 बज़वर्ड्स का एक और वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसे भी 2 वीडियोज़ में डिवाइड कर देंगे। तो जल्दी से आते हैं पहले बज़वर्ड की तरफ, जो है सिंपल। जावा को हम सिंपल क्यों कहते हैं, इसके 2 रीजंस हैं। पहला ये कि इसका सिंटेक्स जो है वो सी के सिंटेक्स से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। सी और सी प्लस प्लस का सिंटेक्स काफ़ी सिमिलर है और जावा का सिंटेक्स भी इन दोनों के सिंटेक्स से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है जावा को लिखने का तरीका या किसी भी लैंग्वेज को लिखने का तरीका। तो अगर आपने सी और सी प्लस प्लस को पहले पढ़ा हुआ है तो जावा आपको बहुत ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। दूसरी चीज़, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे लैंग्वेज 2 तरह की होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो ह्यूमंस काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो मशीन्स काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे इफ़, एल्स, फॉर, स्विच। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं और इन्हें अंडरस्टैंड करना, जावा को रीड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसीलिए जावा को सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो है सिक्योर। सिक्योर को समझने से पहले हम पहले चले आते हैं जावा की हिस्ट्री में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और उसकी वजह से जावा को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। क्यों मिला? कि पहले जो वेबसाइट्स बनती थी जावा के आने से पहले, उसमें टेक्स्ट होता था या फिर बटन्स होते थे या फिर डाउनलोड की फंक्शनैलिटी होती थी। जावा के आने के बाद जो वेबसाइट्स बनने लगी ना, उसमें जावा की छोटी छोटी एप्लीकेशंस भी एम्बेड होकर आने लगी। उन एप्लीकेशंस को हम बोलते थे एप्लेट। अगर मैं इसे और डिटेल में थोड़ा सा समझाऊँ तो क्या होता था कि जावा इनेबल्ड वेब ब्राउज़र आपको चाहिए होता था पहली चीज़। तो होता क्या था, जो वेबसाइट होती थी उसमें एक जावा का कोड एम्बेड होके आता था जिसको हम कहते थे एप्लेट, और एप्लेट को रन करने के लिए आपके वेब ब्राउज़र में जावा की कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी था। अब होता क्या था, जैसे ही इस वेबसाइट का सोर्स कोड आपके ब्राउज़र पे डाउनलोड होता था, उस एप्लेट का कोड भी डाउनलोड हो जाता था। डाउनलोड होता था, ब्राउज़र जावा कंपैटिबल है, ब्राउज़र पहचान लेता था कि ये जावा का एक कोड है, इसको मुझे अब रन करना है। रन करना है मतलब इनिशियलाइज़ करना है। इनिशियलाइज़ से एक वर्ड बनता है इनिट। एप्लेट के अंदर इनिट का एक फंक्शन होता था। इस फंक्शन को ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर वाली वेबसाइट है, आपने लिंक को ओपन किया और जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, इस वेबसाइट का कोड डाउनलोड हुआ, एप्लेट का कोड डाउनलोड हुआ आपके ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र ने एप्लेट का इनिट मेथड कॉल किया। इनिट मेथड क्या है? जैसे आप कैलकुलेटर लेने जाते हो मार्केट में, उस कैलकुलेटर में बहुत सारे बटन्स होते हैं और एक स्क्रीन होती है। बटन, एक ऑन बटन होता है, ऑन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो वैसे ही आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, वहाँ पे 0 या कुछ भी लिख के आने लगता है। वैसे ही इनिट मेथड एक बटन की तरह है। जैसे ही इस इनिट मेथड को ब्राउज़र कॉल करेगा, आपकी स्क्रीन पे वो कैलकुलेटर जो आपने बना के भेजा है एम्बेड करके, वो दिखने लगेगा। तो इनिट मेथड होता था। अब होता क्या था कि एक एप्लेट होता था। एप्लेट ब्राउज़र में डाउनलोड हो रहा है, आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी हैकर ने उसमें कुछ मैलिशियस कोड डाल के भेजा जो आपके सिस्टम को हार्म कर दे, तो फिर आप कैसे उसको ट्रैक करोगे? तो उसके लिए जावा ने एक बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करी, जो था JVM का कंट्रोल और सैंडबॉक्स। क्या था, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। ये आपका OS है। OS के अंदर एक ब्राउज़र के ऊपर JVM चल रही है। तो ब्राउज़र हम यहाँ पे नहीं देख रहे, हम मान लेते हैं कि ब्राउज़र के अंदर एक JVM है, क्योंकि ब्राउज़र आपका जावा कंपैटिबल है और जावा के कोड्स को रन करने के लिए JVM की ज़रूरत होती है। तो ब्राउज़र के अंदर JVM है और JVM के अंदर एक चीज़ होती थी सैंडबॉक्स। ठीक है, और इस सैंडबॉक्स के अंदर जो आपका कोड है वो रन करता था।
तो जो आपका एप्लेट का कोड है वो इस सैंडबॉक्स के अंदर रन कर रहा है। अब मान लीजिए इस कोड में कुछ हैकर ने कुछ हैक करने के लिए, आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए कुछ कोड लिखा है। तो होता क्या था कि एप्लेट सैंडबॉक्स को रिक्वेस्ट करता था। मान लीजिए उसने कोई कोड लिखा है कि आपकी जो मेमोरी है, जिसको हम रैम कहते हैं, जनरली लोग इसे रैम कहते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ जब तक है जान। जब तक है जान क्यों कहता हूँ? बिकॉज जब तक सीपीयू में पावर है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक रैम में डेटा रहेगा, और नहीं है तो नहीं रहेगा। ऐसी एक चीज़ होती है रोम, जिसको मैं कहता हूँ ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, क्योंकि लैपटॉप को ऑफ करने के बाद भी उसमें डेटा रहता है। तो ये आपकी रैम है। रैम में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। अब आपके एप्लेट ने सैंडबॉक्स को बोला कि मुझे रैम की ज़रूरत है, मुझे रैम में से थोड़ा सा एक मेमोरी का पार्ट डलवा दो। सैंडबॉक्स ने देखा, अच्छा ये एप्लेट रैम मांग रहा है, ठीक है। उसने पहले चेक किया कि एप्लेट कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला है, शैतान बच्चा तो नहीं है। अगर उसे लगता है कि शैतान बच्चा, तो वो उसे प्रोवाइड करेगी ही नहीं रैम। बट अगर उसे लगता है कि ये सही बच्चा है, तो ये उसे जेवीएम को बोलेगी कि एप्लेट कह रहा है कि मुझे रैम की ज़रूरत है। अब जेवीएम भी चेक करेगा ये शैतान बच्चा तो नहीं है। अब अगर जेवीएम को लगा शैतान है, तो वो भी इसे मना कर देगी। बट अगर जेवीएम को लगता नहीं ठीक बच्चा है, तो फिर ये ओएस से रिक्वेस्ट करती है कि यार ओएस, इसको थोड़ी सी रैम की ज़रूरत है, इसे थोड़ा सा रैम ला के दे दो। तो ओएस रैम का कुछ छोटा सा चंक या जितनी भी मेमोरी की उसे ज़रूरत है एप्लेट को, वो प्रोवाइड करा देगी। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे दो लेयर की प्रोटेक्शन है, एक सैंडबॉक्स, एक जेवीएम, और उसके बाद आता है आपका ओएस। तो आपके ओएस पे कुछ हार्म हो, उससे पहले सैंडबॉक्स चेक करता है और जेवीएम चेक करता है कि एप्लेट में कुछ हार्मफुल कोड तो नहीं है। अगर एप्लेट में कुछ हार्मफुल कोड है, तो सैंडबॉक्स उसे रन ही नहीं करने देगा, या जेवीएम उसे रन करने ही नहीं देगी, तो ओएस तक बात आएगी नहीं। अब होता क्या था, इससे पहले C++ की अगर बात करें, तो उसकी एक्सटेंशन होती थी .exe। .exe फाइल बन जाती थी, उसको यूज़र डबल क्लिक करता था और उसमें होता था मैलिशियस कोड। तो उसकी वजह से या तो आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता था, क्योंकि वो रैम ऑक्यूपाई कर लेता था काफ़ी सारी, या फिर आपकी हार्ड डिस्क फुल होने लगती थी, क्योंकि वो रेप्लिकेट करता था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड होता था, या किसी भी तरह का वायरस होता था। तो अब वो चीज़ जेवीएम ने हटा दी। जेवीएम ने कहा बेटा तुम जावा के कोड हो, तो पहले तुम सैंडबॉक्स पे चलोगे, और सैंडबॉक्स के ऊपर जेवीएम चलेगा, और जेवीएम के ऊपर ओएस चलेगा। तो अगर तुमने कोई शैतानी करी, तो हम पहले ही तुम्हें पकड़ लेंगे, इससे पहले कि तुम ओएस को कुछ नुकसान पहुंचा सको। तो ये एक टेक्निक थी कि किस वजह से जावा को हम सिक्योर कहते हैं। अब बात आती है पोर्टेबल की। पोर्टेबल समझने से पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि जावा का कोड कैसे कंपाइल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जावा इज़ कंपाइल और इंटरप्रेटेड। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होता है कि जावा इज़ बोथ कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। होता क्या है, आपने एक कोड लिखा, कोड की फाइल को आपने सेव कर दिया a.java के साथ, .java एक्सटेंशन ए फाइल का नेम। आपने इसे भेजा जावा का कंपाइलर के पास। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइल करना। जावा के कंपाइलर ने a.java को कंपाइल करके एक बाइट कोड वाली फाइल दे दी। क्या दे दी? बाइट कोड। बाइट कोड फाइल का नाम का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। नेम तो यही रहता है ए, उसके आगे लग जाता है क्लास। अब ये डॉट क्लास फाइल को जेवीएम के पास भेजा गया, जेवीएम ने इसे किया इंटरप्रेट, और जो भी आपने कोड लिखा था उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख गया। दिस इज द वे हाउ जावा परफॉर्म्स कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब पोर्टेबल कैसे है? प्रॉब्लम क्या थी, C++ की फाइल्स होती नहीं .exe, ठीक है, exe फाइल को चलाने के लिए आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? विंडोज़। अब अगर मुझे मैक के लिए या फिर लिनक्स के लिए कुछ कोड लिखना है, तो फिर मुझे अलग से C++ का कोड लिखना पड़ता था। जावा ने क्या कहा कि हम ये चीज़ हटाएंगे, हम एक बार ही कोड लिखेंगे, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। कैसे चलेगा? जावा ने कहा आप a.java नाम की फ़ाइल बनाओ, उसे जावा के कोई वैलिड कंपाइलर से कंपाइल करो और एक बाइट कोड बना दो, या फिर डॉट क्लास फाइल बना दो। अब जो डॉट क्लास फाइल बन गई, तो जावा ने क्या किया कि आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक हो, या वो लिनक्स हो, या आप उबंटू कह सकते हो,
इन सबको हम एक अलग अलग इनके हिसाब से JVM बना के दे देंगे, और आप JVM को वो बाइट कोड फाइल दोगे तो JVM चेक करेगा कि एक वैलिड बाइट कोड फाइल है कि नहीं है, और फिर अगर सब कुछ सही होता है तो फिर ये आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। तो दिस इज़ हाउ जावा अचीव्ड पोर्टेबिलिटी, कि एक बार बाइट कोड फाइल बन गई, फिर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें बस आपको JVM इंस्टॉल करना है, वो JVM उस बाइट कोड फाइल को इंटरप्रेट करके आपको आउटपुट दे देगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ अगर ध्यान से सुनी हो, मैंने क्या बोला, JVM चेक करेगा कि वो एक वैलिड बाइट कोड फाइल है कि नहीं। वैलिड मतलब बाइट कोड फाइल क्या होती है, एक हेक्साडेसिमल फाइल होती है। हेक्साडेसिमल क्या होता है, जो हम नॉर्मल नंबर्स यूज़ करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में 0 to 9, वो होते हैं डेसिमल नंबर्स, और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 के साथ साथ A से लेके F तक के अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। तो ये टोटल 16 कैरेक्टर्स हो जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल। डेसिमल मतलब 10 और हेक्सा मतलब 6, तो 6 + 10 = 16। तो एक हेक्साडेसिमल फाइल होती है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी हेक्साडेसिमल फाइल मैं बना दूं और उसे JVM में पास कर दूं और JVM उसे रन करने की कोशिश करे, बट वो रन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें जावा का कोड तो कुछ था ही नहीं। तो JVM चेक कैसे करता है, ये चीज़ आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप सभी देखना, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैसे JVM चेक करता है कि वो एक वैलिड बाइट कोड फाइल है कि नहीं। कैसे चेक करता है, बाइट कोड की स्टार्टिंग में कुछ मैजिक वर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से JVM पहचान लेता है कि ये एक वैलिड बाइट कोड फाइल है। तो चलो जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। तो मेरे पास एक डॉट क्लास फाइल है जो कि एक बाइट कोड फाइल है, और एक डॉट जावा फाइल है जो मैंने जिसमें एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा है जो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल फाइल होती है तो उसके लिए मुझे एक हेक्साडेसिमल एडिटर चाहिए इसको ओपन करने के लिए। तो मैं नेट पे सर्च करूँगा हेक्स व्यूअर, यानी कि एक हेक्साडेसिमल व्यूअर, और ये पहले वाले लिंक को ही मैंने क्लिक कर लिया, और इसमें मैं वो डॉट क्लास फाइल को अपलोड कर दूँगा। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको ढंग से दिख जाए। डॉट क्लास फाइल को जैसे ही मैंने अपलोड किया तो उसमें वो डॉट क्लास फाइल को उसने दिखा दिया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ अलग अलग से लिखा हुआ दिख रहा है क्या। मैंने आपसे कहा था ना, डॉट क्लास फाइल जो बाइट कोड फाइल होती है उसकी स्टार्टिंग में कुछ लेटर्स होते हैं जिससे JVM पहचान जाता है। तो ये लेटर्स पढ़ने में आ रहे हैं आपको, कुछ इसे रीड आउट कर सकते हो, कैफ़े जैसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ बेब जैसा दिख रहा है। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ थी जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी कि जितनी भी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है ना डॉट जावा फाइल से कंपाइल होने के बाद, हर एक डॉट क्लास फाइल में, हर एक जावा के बाइट कोड में स्टार्टिंग में ये लेटर्स लिखे होते हैं जो है कैफ़े बेब। ये एक बहुत यूनिक फीचर है जिसकी हेल्प से JVM पहचानता है कि ये एक वैलिड बाइट कोड फाइल है। और अगर आपको ये चीज़ पहली बार पता लगी हो ना और आपने से कुछ नया सीखा हो, तो यार इस बात पे तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, और मैंने आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाई। तो यार इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के 3 बज़वर्ड्स जो है रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मल्टी थ्रेडेड। तब तक के लिए गुड बाय, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।